चैप्टर 16 निकालें जरा आज। सेल्स टैक्स को ज़रा साइड पे रखें, चैप्टर 16 निकालें। रिकॉर्ड्स सेक्शन 174। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। रिकॉर्ड्स में क्या होगा, सेल का रिकॉर्ड रखना होगा, आपने परचेज का रिकॉर्ड रखना होगा, आपने जो है वो रेंट एग्रीमेंट्स का रिकॉर्ड रखना होगा, आपने कोई और कैश सेल का रिकॉर्ड रखना होगा। तो रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। तो एवरी टैक्स पेयर शेल मेंटेन इन पाकिस्तान प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स आपने पाकिस्तान में रखना है, ये ना हो आप यहाँ बैठे हों और रिकॉर्ड जर्मनी भेजे हों आपने। P&L वगैरह रिकॉर्ड्स में रेंट एग्रीमेंट बला बला और चीज़ें, सेल का डाटा, परचेज का डाटा, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड आपने पाकिस्तान में रखने हैं। कमिश्नर किसी खर्चे को डिसअलाउ कर सकता है अगर टैक्स पेयर ने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए। मिसाल के तौर पे कमिश्नर ने कहा कि खर्चे की रसीद जमा कराओ, तुमने रिपेयर कराई है लाख रुपए की, इसकी रसीद दो। टैक्स पेयर ने कहा मेरे पास रसीद गुम गई है, तो फिर ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। जैसे सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था कि बहुत से खर्चे नॉट अलाउड हैं, तो आज के बाद एक चीज़ अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें, वो खर्चा जिसकी रसीद नहीं होगी वो भी नॉट अलाउड हो जाएगा। रिकॉर्ड नहीं है ना आपके पास उसका, तो रसीद नहीं है किसी खर्चे की, तो नॉट अलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, रिकॉर्ड्स आपने 6 साल तक संभाल के रखने हैं। 30/15 के साल का P&L वगैरह बैलेंस शीट कब तक संभाल के रखनी है? 30/2000 मैं बता देता हूँ 21 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो रिकॉर्ड्स आपने 6 साल तक संभाल के रखने हैं। चलें जी आगे। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी मेंटेन्ड फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग से मुराद कोई कोर्ट केस वगैरह। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है जो पेंडिंग है, तो रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। तो फिर रिकॉर्ड संभाल के रखा जाएगा जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए वली भाई। रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन बाय जज। लेकिन पेपर में जज का लफ्ज़ नहीं लिख के आना। तो जब तक जज साहब फैसला ना सुना दें तब तक आप रिकॉर्ड्स को संभाल के रखेंगे। पेंडिंग प्रोसीडिंग क्या होती हैं? पेंडिंग प्रोसीडिंग ऐसी प्रोसीडिंग कि आपको असेस किया जा रहा है, यानी आपको जज किया जा रहा है कि आपने सच बोला या झूठ, या कोर्ट में अपील हो गई है किसी केस की। ये ऐसा केस जो कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास चला गया। ये कमेटी बनती है जब कोई आपका मसला हल ना हो रहा हो, तो ऑल्टरनेट रास्ता है आपके पास, कमेटी से जाके मसला हल करवा लें। इस कमेटी के ऊपर हम आधा दिन लगाएंगे चैप्टर 15 में और पढ़ेंगे ये कमेटी क्या होती है। बल्कि आपको पता है चैप्टर 15 का नाम ही असेसमेंट्स एंड अपील्स है, रिटर्न्स, असेसमेंट्स एंड अपील्स। ओके, आप इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद आपको बताने लगे खर्चा क्या होता है। द डिडक्शन, डिडक्शन पिछली रो में बैठ जाए ना, इसमें जगह कम हो गई है। डिडक्शन, डिडक्शन इज एनी अमाउंट विच इज़ डेबिटेड। खर्चा एक ऐसी चीज़ है जो डेबिट कर दिया जाए टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सेल और जीपी के दरमियान जो कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह होती है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल लेबर का खर्चा होता है। और रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट यानी कि पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको पता है, जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब खर्चे माइनस किए जाएँ तो नेट प्रॉफिट आता है। तो बस एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, क्रेडिट, डेबिट। कमिश्नर अगर चाहे तो आपको कह दे कि आप इंस्टॉल करो और यूज़ करो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर कुछ भी नहीं, यानी कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड मेंटेन करो, फिर इसी को यूज़ किया जाएगा आपका डाटा स्टोर करने के लिए और आपके डाटे की एक्सेस के लिए,
या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट करती है टैक्स लाइबिलिटी को। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस टैक्स लाइबिलिटी को अफेक्ट करती हैं? सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती हैं? टैक्स लाइबिलिटी को। पेज नंबर 363। अच्छा, ये जो डब्बे बने हुए हैं इनमें कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा कल ये डब्बों में क्या है। इनको छोड़ दें, कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है जी। मैं बताऊंगा क्या करना है इनका, कि दही बनानी है या क्या करना है। आई विल टेल यू इंशाल्लाह। पेज 366। ओके, ये लाइन पढ़ लें, समझ आ गई? तो कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मैनुअल रिकॉर्ड रखें। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ सेफ्टी मेजर्स, यानी पासवर्ड वगैरह लगे हों। जो कंपनीज है ना, कंपनीज, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं और कंपनी लॉ भी फॉलो करना है। जाहिर बात है, इंडिविजुअल्स ने तो कंपनी लॉ फॉलो नहीं करना, तो कंपनीज ने कंपनी लॉ भी फॉलो करना है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। पेपर में सवाल आ सकता है इसमें से, जनरल फॉर्म, यानी किस तरह रिकॉर्ड्स रखें। जनरल फॉर्म, फॉर्म से मतलब किस तरह रिकॉर्ड रखें। तो ये सवाल आ सकते हैं 2-3 नंबर का। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं, और अगर कंपनी है तो IAS और कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे। प्लेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके रिकॉर्ड्स कहाँ होने चाहिए? बताएं ना, वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन। लेकिन अगर इफ इट इज कैरिड ऑन इन मोर देन वन प्लेसेस, लेकिन अगर आपकी बाटा की तरह कई ब्रांचेस हैं तो कहाँ रिकॉर्ड रखें आप? इट विल बी कैप्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लेस, मेन जो प्लेस है आपकी बिजनेस की, हेड ऑफिस समझ लें। तो फिर आप अपने हेड ऑफिस में रिकॉर्ड रखें, हेड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपने हर जगह अलग अलग अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो फिर आप रिकॉर्ड्स रख लें एट ईच प्लेस इफ सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच प्लेस। अगर हर दुकान में अलग अलग अकाउंटेंट रखा हुआ है तो फिर हर एक के रिकॉर्ड अलग अलग रख लें, कोई मसला नहीं। तो असूली तौर पे बिजनेस वाला कहाँ रिकॉर्ड रखे, येलो में पढ़ के बताएं, वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह बिजनेस है, अच्छा, लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलेंट, इसका मतलब है या सैलरी कमा रहे हैं, या प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, या कैपिटल गेन कमा रहे हैं, या अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन बिजनेस। बिजनेस के अलावा आप कुछ कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स कहाँ संभाल के रखें? घर में रिकॉर्ड संभाल कर। वेयर अ पर्सन्स इन अर्न इनकम अदर देन बिजनेस, तो फिर घर में रिकॉर्ड संभाल के। पॉइंट 3 का मतलब बता दें। आप रिटर्न में बता दें अपना एड्रेस, अगर घर में रिकॉर्ड रखे हैं तो उसका एड्रेस बता दें कि 14 मॉडल टाउन गली नंबर 4, वो बता दें। और अगर घर में नहीं रखे हुए दुकान पे रखे हैं तो दुकान का पता बता दें, क्योंकि अगर आपसे कोई टैक्स वाले आए तो उनको पता तो हो कि हमने आना कहाँ है। द प्लेस वेयर द बुक्स आर कैप्ट शैल बी क्लियरली स्टेटेड। तो पेपर में ये सवाल आ सकता है जी, प्लेस का, प्लेस कहाँ आपने रिकॉर्ड रखने हैं। ऑडिट, ऑडिट कौन करेगा, किसका करेगा? कमिश्नर करेगा, किसका? टैक्स पेयर का, और उसका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऑडिट करेगा। कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स, क्यों डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा? उसके जहाज बनाने, उसने सफ़ों के कश्तियाँ बनानी हैं, उसने जो है वो सफ़ों के ऊपर समोसा रख के खाना है। फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिट किसका? पर्सनल अफेयर्स का या इनकम टैक्स अफेयर्स का? इनकम टैक्स अफेयर्स का। द कमिश्नर मे कॉल फॉर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स कमिश्नर शैल कंडक्ट ऑडिट। रिकॉर्ड मंगवाने के बाद उस क्या करेगा? उसका ऑडिट करेगा। हाईलाइट कर लिया, चलें, अच्छा हो गया। तो सबसे पहले क्या करेगा?
कॉल, कॉल का क्या मतलब है? मंगवाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? कंडक्ट। क्या कंडक्ट करेगा? ऑडिट। तो पहले रिकॉर्ड मंगवाएगा, फिर ऑडिट कंडक्ट करेगा। चलें जी, अच्छा हुआ हाईलाइट कर लिया आपने। असदा क्यों नहीं करा हाईलाइट? कर रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट। वीडियो लिंक आपको भेज दिया जाएगा अगर कमिश्नर का मूड ना हुआ आने का। कमिश्नर ने कहा मुझे कोरोना होने वाला है, तुझे हुआ हुआ है, मैं नहीं आ रहा, तो वीडियो लिंक भेज दिया जाएगा। 2AA को छोड़ें जरा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे हुए थे? पहले जरा देख लें। पहले कॉल किए हमने रिकॉर्ड्स को, फिर हमने क्या कंडक्ट किया? ऑडिट। अब ऑडिट क्या हो गया? कंप्लीट। तो कमिश्नर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अब आपके घर क्या आ जाएगी? ऑडिट रिपोर्ट। भाई हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है और आप अभी पहुंचे। हाँ, बस थोड़ा सा रह गया, अब आप पहुंचे हो। तो कमिश्नर शैल बोले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कमिश्नर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। आपके घर ऑडिट रिपोर्ट भेज देगा कि ये मसले हैं आपने। आफ्टर इशूइंग द रिपोर्ट द कमिश्नर मे अमेंड द असेसमेंट। चलें जी, मेरी बात मुकम्मल हुई। अब नीचे तो आसान बातें हैं सारी। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, इनको ज़रा हम नज़र मार लेते हैं। पहले मुझे बता दें, अमेंड द असेसमेंट से आपके जहन में क्या आ रहा है? अमेंड द असेसमेंट, असेसमेंट होती है राय, और अमेंड मीन्स बदल जाए। ऑडिट से पहले कमिश्नर ने सोचा होगा आपने 2 जुर्म किए हैं, ऑडिट के बाद पता चलेगा आपने 3 जुर्म किए हैं, या आपने 2 जुर्म नहीं किए। तो कमिश्नर आपके बारे में ऑडिट के बाद राय बदलेगा या अपनी राय कायम रखेगा? आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट कमिश्नर मे अमेंड असेसमेंट। मे का क्या मतलब है? हो सकता है उसकी राय उसी तरह हो, वो उसको ना बदलनी पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो राय बदल लेगा। तो ये येलो वाली लाइनें सारी तरह याद करें जी। सबसे पहले ही विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड ही शैल कंडक्ट ऑडिट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कमिश्नर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट भी एक सफ़ा होगा। कमिश्नर के जहन में आपके बारे में राय बदले, ये भी एक सफ़ा होगा। आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट कमिश्नर में अमेंड द राय, आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। चलें जी, अब तफसीलात पढ़ लें, इसमें क्या है। पॉइंट 1 पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? पढ़ लिया पॉइंट 1? कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन अंडर दिस लॉ और एनी अदर लॉ। कंपनी लॉ वाले रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है, किसी और लॉ वाले लॉ में इनकम टैक्स वाले रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है। रिकॉर्ड्स मंगवा के उसने करना क्या है? कंडक्टिंग ऑडिट। और अगर रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे हैं तो आपने उसको मशीन को अंडरलाइन करके कंप्यूटर के आप ऐसे एक्सेस दे दें। एंड शैल अलाउ मी एक्सेस टू अटेस्टेड हार्ड कॉपीज। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कंप्यूटर में मुझे नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो प्रिंट निकालें, प्रिंट निकाल के उसे साइन कर दें, तो अटेस्टेड हार्ड कॉपीज दे दें उसको। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ टैक्स पेयर और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर का मतलब क्या है? हो सकता है होंडा के प्रेमिसेस में आके जनरल टायर का ऑडिट शुरू कर दे कि जनरल टायर से तुम लोगों ने कितने टायर खरीदे, ये भी तो पूछ सकता है। तो आपके प्रेमिसेस में आके किसी और को ऑडिट भी कर सकते हैं, और आपके प्रेमिसेस में आके आपको ऑडिट भी कर सकते हैं। कमिश्नर शैल, ये तो ऊपर पढ़ लिया हमने। कमिश्नर रिकॉर्ड्स मंगवाएगा नहीं, कितने साल बाद? 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल चीज़ें तो हमें भूल गई होंगी, हमने जला जलू दी होंगी। लेकिन अगर कोर्ट में केस चला जाए, मैंने कहा था, फिर आपको 6 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। पॉइंट 2 पढ़ लें, तो सवाल है तो पूछ लें। पॉइंट 2 में क्या है इस वक्त? कमिश्नर के पास रिकॉर्ड्स पहुंच चुके हैं, बिल्कुल। पॉइंट 1 ने रिकॉर्ड पहुंचाए थे, और पॉइंट 2 में कमिश्नर के पास रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। अब उसने करना क्या उनका? आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन
द कमिश्नर, दूसरा बुलेट छोड़ें, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन द कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स। ऑडिट में क्या क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, P&L वगैरह, अकाउंट्स P&L होते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू एक्सपेंसेस, इंक्वायरी इनटू एसेट्स, इंक्वायरी इनटू एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज कौन सी हैं, कहाँ से खर्चे किए हैं, क्या कर रहे हो तुम। इसका क्या मतलब है? वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड। फिर कैसे ऑडिट होगा अगर नेसेसरी रिकॉर्ड नहीं है? तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखे हुए तो फिर कोई ना कोई तो हल होगा। मे बी बैंक स्टेटमेंट आप फिर यूज़ कर लें उसकी, कम से कम बैंक में कोई पैसे पुसे तो इसने रखवाए होंगे ना, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा कितना अमीर है, या देख लें उसके घर जाके गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं क्या है, तो फिर किसी ना किसी तरह तो काम चलाना पड़ेगा ना। तो जो बंदा इनकारी हो जाए कि मैंने रिकॉर्ड नहीं रखे, तो फिर मे बी बैंक स्टेटमेंट मंगवा लें, कुछ भी कर लें। चैप्टर 15 और 16 दोनों में से सवाल आते हैं 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर का, दोनों में से 10 से 12 नंबर या 8 नंबर का सवाल आ जाता है। ओके, जिस तरह 1 2 3 में से आता है। कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो थ्रू वीडियो लिंक और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड फैसिलिटी। ऐसे इस तरह के चैप्टर खुद ही पढ़ लिया करें। अच्छा, ये ना सैटरडे को 3 किस्म के बच्चे थे कॉलेज में जिन्होंने टेस्ट फर्निश नहीं किया था। फर्निश तो किया था लेकिन पहला सवाल किया था, दूसरा नहीं किया था। हालांकि पहला आसान था वैसे, या दूसरा आसान था, दोनों आसान थे। अच्छा, तो इन्होंने टेस्ट फर्निश नहीं किया था, या फिर नामुकम्मल फर्निश किया था, या फिर किया भी था मुकम्मल फर्निश किया था। सर पूछ रहे हैं ये चीज़ क्यों की है, बता नहीं पा रहा ये क्यों की है, क्योंकि चीटिंग की थी। इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन, चीज़ कर दी है पेपर में लेकिन बता नहीं पा रहा कि ये मैंने क्यों किया ऐसा। तो जब किसके पास आपके रिकॉर्ड जाएंगे? कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर 3 किस्म के मसले निकाल सकते हैं। वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश द रिकॉर्ड्स, एक तो ऐसे लोग होंगे जो अपने रिकॉर्ड जमा ही नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। वेयर टैक्स, जैसे आपने अक्सर सुना होगा रिकॉर्ड्स ही जल गए हैं, तो रिकॉर्ड्स को आग लग गई है, तो ये वही सारी गेम है रिकॉर्ड्स वाली। रिकॉर्ड्स को आग लग गई, अब ढूंढो अब कहाँ से निकालें। वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश रिकॉर्ड, टैक्स पेयर इनकारी हो जाए मैंने रिकॉर्ड जमा ही नहीं कराने। वेयर अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे रहे लेकिन कुछ चीजें मांगने पे दे रहे, कुछ चीजें नहीं दे रहा। एंड वेयर अ टैक्स पेयर इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स। डिफेक्ट्स क्या हैं? मिसाल के तौर पे 3-4 बिल हैं वो मौजूद हैं, 2-3 बिल मिसिंग हैं, तो अब डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या मसला है। एसी लाख रुपए का खरीद लिया या एसी 10 लाख का खरीद लिया, वो पूछ रहे बार बार कमिश्नर 10 लाख का क्यों खरीदा? जी गया था दुकानदार ने चूना लगा दिया मुझे, खरीद लिया मैंने। क्या मतलब 10 लाख का? तुम पागल थे दीवाने? हाँ मैं पागल हुआ था उस वक्त। तो अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन, कुछ बता नहीं पा रहा कि ये क्या मसला है। तो अब सजा सुनाएंगी, सजा क्या देंगे? इट शैल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली, क्या समझा जाएगा टैक्सेबल इनकम आपकी सही है या गलत है? अगर ये 3 हरकतें करेंगे तो क्या समझा जाएगा टैक्सेबल इनकम आपकी गलत है। एंड कमिश्नर शैल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम, और फिर कौन टैक्सेबल इनकम निकालेगा आपकी? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोस। सेक्टर तो वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आप होते हैं, बिजनेस कर रहे हो। बेंचमार्क से मुराद कोई आइडियल या एवरेज रेशोज होंगी। रेशोज का टॉपिक पढ़ लिया FAR 1 में? चलें फिर थोड़ा सा पढ़ लें रेशोज का टॉपिक। एक बिजनेस है, उसकी सेल है 200 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल है 70 रुपये, खर्चे हैं 10 रुपये, प्रॉफिट है 120। अगर मैं 120 को 200 पे डिवाइड करूं, 120 को 200 पे डिवाइड करूं, तो इस रेशो का नाम क्या होगा? प्रॉफिट ओवर सेल। प्रॉफिट कितने फीसद है सेल का? 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ताकि जवाब परसेंटेज में आ जाए। तो प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल का? 60% शायद बन रहा हो इसी के करीब करीब। तो इसको रेशोज कहते हैं। ये FAR 1 में आपके सिलेबस में है रेशोज। इसी तरह अगर आप 10 रुपये को पकड़ के 200 पे डिवाइड करें तो इसे कहा जाएगा एक्सपेंस कितने फीसद है सेल का। और अगर ये रेशोज आप निकाल लें तो रेशोज निकाल के डिफरेंट कंपनीज की आपस में कंपेयर भी की जा सकती हैं, डिफरेंट कंपनीज की कंपेयर भी की जाती हैं। होंडा का प्रॉफिट पकड़ें और सेल से डिवाइड करें,
टोटा का प्रॉफिट पकड़ें और सेल्स से डिवाइड करें, इससे पता चल जाएगा कौन बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशियोज का टॉपिक है, लिखने की जरूरत नहीं, ये रेशियोज हैं कुछ। तो अगर आप काबू नहीं आ रहे तो फिर क्या करें, किसी ना किसी तरीके से तो करना है, आप अपने रिकॉर्ड ही जमा नहीं करवा रहे, तो फिर आप जिस सेक्टर में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, उसकी कोई एवरेज रेशियोज निकाली जाएंगी और उस बेस पे आपका टैक्स निकाला जाएगा, प्रॉफिट जज किया जाएगा। क्या आपने कभी सुना हुकूमत ने ऐसे ही नंबर दे दिए लोगों को? पेपर ही नहीं दिए उन्होंने, नंबर दे दिए, दिए हैं अभी। तो इसी तरह बंदा रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा और कमिश्नर ने उसका प्रॉफिट भी निकाल दिया। कैसे निकाला? कुछ ना कुछ तुक्के तो मानने पड़ेंगे, बेस्ड ऑन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज, सेक्टर की एवरेज रेशियोज निकाल के आपका जो है। और अगर आप फिर आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं है मेरा इतना प्रॉफिट, तो फिर वो कहेगा रिकॉर्ड दिखा दो, फिर हमने तो नहीं कुछ कहा, तो फिर रिकॉर्ड दिखाओ। अगर आप कह रहे हो मेरा ये नहीं है, तो फिर खुद लोग भागे भागे रिकॉर्ड ले आते हैं। तो नहीं लाएंगे रिकॉर्ड तो फिर ये इनको कुछ ना कुछ टैक्स देना ही पड़ेगा। रेशियोज कौन कौन सी हो सकती हैं? इस बार पेपर में सवाल आया था, डिफाइन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। बच्चों पे इतना नशा छाया हुआ था, सैलरी के चैप्टर में बेंचमार्क रेट की डेफिनेशन लिखा है, सैलरी के चैप्टर में बेंचमार्क रेट की डेफिनेशन लिखा है, हालांकि सवाल था सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। द एक्सप्रेशन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज मींस स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज। स्टैंडर्ड रेशियोज कौन कौन सी स्टैंडर्ड? नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस। कंपैरेटिव केसेस क्या मतलब? मुख्तलिफ कंपनीज का जो कंपैरिजन करने में यूज होती हैं। रेशियोज के नाम बता दें, फाइनेंशियल रेशियोज, प्रोडक्शन रेशियोज, यानी कितनी प्रोडक्शन इस साल हुई, कितनी अगले साल हुई, दोनों कंपनीज की कितनी हुई। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो कैसे निकलेगी? जीपी को सेल पे डिवाइड करके। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड करके। रिकवरी रेशियो तो डेटर से होगी ना, जिन लोगों के डेटर कम होंगे उनकी रिकवरी अच्छी होगी, जिनके डेटर ज्यादा होंगे उनकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। ये FR1 की चीजें सारी पढ़ेंगे आप। एंड वेस्टेज रेशियो, रॉ मटेरियल कोई वेस्ट हो जाता होगा उसकी रेशियो कितनी है। एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। तो व्हाट आर दी सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज? दीज आर दी स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियोज नोटिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड बताएगा। रेशियोज तो किताबों में देखें तो 60-70 रेशियोज हैं, उसमें से आपके सिलेबस में शायद 15-20 हैं FR1 में, तो उस 15-20 में से 20 ने सिर्फ 6-7 यहाँ लिखी हैं और एक लफ्ज़ एंड पे डाल गया अदर रेशियोज, और भी कोई रेशियोज हो सकती हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। अच्छा, हम इस वक्त थे कहाँ पे? अच्छा, ये तो लॉ में ना नई चीजें आती हैं, 2A और 2AA। अगर लॉ की आपने थीम पता चलानी है ना, तो वो तो 1, 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो ये तो कुछ जरूरत पड़ी होगी कोरोना के सीजन में, तो वीडियो लिंक वाला पॉइंट ऐड कर दिया होगा। पहले तो लॉ में नहीं था, तो बाद में फिर लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते होंगे, तो ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो डाल दी गई होंगी। तो हम अपने रिदम में वापस आते हैं। ये तो लॉ में एडिशंस हैं, रिदम में वापस आए। हम कहाँ खड़े थे? रिकॉर्ड मंगवा लिए, मंगवा के ऑडिट शुरू हो गया। अब देखते हैं क्या होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। पॉइंट थ्री भी नहीं है, 3, 4, 5 किसी वजह से डिलीट हो गए होंगे, तो 0.6 है अब लॉ में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट मुकम्मल होने के बाद, द कमिश्नर मे आफ्टर ऑब्टेनिंग टेक्स्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड इन ऑडिट इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो कमिश्नर क्या इशू करेगा जी? ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। इसका क्या मतलब है आफ्टर ऑब्टेनिंग टेक्स्ट फॉर एक्सप्लेनेशन? जाहिर बात है, कमिश्नर कहेगा तुमने टैक्स एक्सेप्शन गलत निकाली है, तुमने इनिशियल अलाउंस सेकंड हैंड प्लांट के ऊपर निकाल लिया है, तुमने जो है वो फलां चीज़ की है, पेनल्टी को ऐड नहीं किया, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन दो। एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। हो सकता है कमिश्नर मुतमईन हो जाए, हो सकता है मुतमईन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कमिश्नर में आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड मे इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स क्या होती हैं? वही मसले है कि पेनल्टी को ऐड कर दो, फलां चीज़ को ऐड कर दो, तुमने ये ऐड नहीं किया हुआ, तुमने न्यूमेरिकल गलत सॉल्व किया हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स अपनी बता देगा। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक चीज़ और होती है, कमिश्नर फिर आपकी एक्सप्लेनेशंस लेने के बाद आपके घर एक फाइनल सफ़ा भेजेगा जिसका नाम होगा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी एक चीज़ होगी, हो सकता है आप कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाएं, इसमें तो सिर्फ उसने फाइंडिंग्स अपनी शेयर की है ना। फिर आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद एक और चीज आपके घर भेजेगा आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। कमिश्नर का सी बड़ा करें, द कमिश्नर मे इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द राय। आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा, लेकिन ये एक प्रॉपर पेज होगा जो हम किस सेक्शन में पढ़ेंगे?
122। लेकिन इस पेज के भेजने से पहले भी आपको एक चांस दिया जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना अगले बंदे को मुझे बोलने तो दो, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये लफ्ज याद कर लें, बड़ा बड़ा यूज होने आने वाले दिनों में। आप आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद केस का फैसला सुनाया जाएगा। क्लियर? तो स्टेप्स बता दें। कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, नंबर 2 कंडक्ट ऑडिट, नंबर 3 इशू ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 4 अमेंड द असेसमेंट। आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ओवर हुई। अब अगले पॉइंट आप खुद ही पढ़ लें, इसमें तो मेरा कुछ समझाने वाला नहीं है। पॉइंट 7 बता दें क्या मतलब है जी। यार ये इंशाल्लाह ना तकरीबन एक दिन पूरा लग जाएगा ये बात समझाने में मुझे। सेक्शन 122 में चैप्टर 15 में ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही होगा ये सेक्शन 122 एक पूरी कहानी है। एक दिन मिनट 1.5 दिन लग जाता था इस पे। पॉइंट 7 जी समझ आ गया आपको? खाला आई पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में, इस साल जब खाला ने आके बेल दी तो आपने खाला फिर आप पिछले साल भी आप आई थी, अभी तो फुफो के बच्चे भी अंदर बैठे हुए हैं तो आप भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन पढ़ लें पॉइंट 7, यही वो मना कर रहा है। कहते हैं कमिश्नर वालों ने बाटा का ऑडिट किया 1 साल, अगले साल फिर दोबारा बाटा का ऑडिट करने चले गए। बाटा वालों ने कहा सर्विस वाले नजर नहीं आते, हश पपीज वाले नजर नहीं आते, हम ही मिले हैं तुम्हें। नहीं ऐसा नहीं कहना आपने, आने देना। इफ अ पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट इन अ ईयर, he can also be selected for audit in next or following year। सर मैं ही नजर आता हूं आपको पूरी क्लास में। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 बता दें मतलब पॉइंट 8 का। आपको पता है कि इसमें मसला ना हैंडल हो रहा है, लोग बंदे बुला लेते हैं, तो ये वही है। अब कमिश्नर से ऑडिट नहीं हो रहा, आपने नहीं कभी जिंदगी में बुलाने खुदा के लिए। कमिश्नर से मसला हैंडल नहीं हो रहा या बोर्ड से मसला हैंडल नहीं हो रहा कि ऑडिट ही बड़ा टेक्निकल हो गया, फिर क्या करें? द बोर्ड में अपॉइंट अ फॉर्म ऑफ सीए ने पहले ही बड़े रगड़े खाए होते हैं, उसको बुला लें। द बोर्ड में अपॉइंट अ फॉर्म ऑफ सीए और अ कॉस्ट एंड टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ पर्सनल अफेयर्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ अ पर्सन फॉर ऑडिट बाय। अच्छा, सेलेक्ट किसने किया होगा ऑडिट के लिए? कमिश्नर ने या बोर्ड? चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कह सकता कि बाटा का ऑडिट होगा या सर्विस का। बोर्ड या कमिश्नर बताएगा बाटा का ऑडिट होगा और फिर भेजा सीए को जाएगा उधर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये राइट नहीं है कि एफबीआर को जाके बताए फलां को ऑडिट कर लो इस दफा। सेलेक्ट किसने करना है ऑडिट के लिए? सेलेक्टेड बाय सास और सुसर, वो जो मर्जी आपको पसंद कर ले। हो सकता है आप सास को पसंद आ जाए, होते सुसर को पसंद आ जाए। तो अब सीए उसके लिए भेजा किसको जाएगा ऑडिट के लिए? अब्बू की चलती है घर में, अम्मी की? दोनों की। अच्छा वैसे ऑनलाइन वाले हैंड्स फ्री लगा लें, बात कर दूं एक दो। ये बात बड़ी पक्की ठक्की बात है, बहुत से लोगों को पता नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है शोहर 2 किस्म के हैं। एक वो शोहर हैं जो अपनी बीवी पे हावी रहते हैं, और एक वो ऐसे घर हैं जिसमें बीवियां शोहरों पे हावी रहती हैं। तो अल्लाह नबी ने फरमाया कि मैं दूसरा शोहर बनना पसंद करूँगा, मैं दूसरा शोहर बनना पसंद करूँगा। लेकिन आजकल ऐसा शुक्र है शुरू हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में ज़्यादा मर्दों का ही होल्ड होता था घर पे। पढ़ें जी पॉइंट नंबर 8। अब ऑनलाइन वाले ऑन कर लें जो भी करना है। पॉइंट नंबर 8, बल्कि आजकल भी अगर कोई शोहर बीवी को ज़्यादा प्रोटोकॉल देने लग जाए तो बिस्ती ही होती है पूरे ख़ानदान में। हालांकि वो अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल कर रहा होता है। तो जितने मर्द हजरात बैठे हैं आप लोग भी ज़रा होला हाथ रखना है। पॉइंट 8, द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए, वापस आ जाए। द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू कंडक्ट
Audit of income tax affairs of a person selected for audit by commissioner or board. The scope of audit shall be determined by board on a case to case basis. Scope क्या होता है? Depth. The depth of audit shall be determined by board on case to case basis. असद भाई एक बात कर दूं, बुरा तो नहीं बनाएंगे? एक दो दफ़ा ऐसी मैंने बात की क्लास में तो एक दो पठान आगे, सर ये हदीस हमें ज़रा साबित कराएं पहले। ये कहाँ, ये पक्की ठक्की बातें बता रहा हूँ, इस बात ही नहीं। पॉइंट 9, एनी पर्सन, बहरहाल कुछ पंजाबी भी ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड बीवी पे रखा हुआ, बेचारी परेशानी रहती है। पॉइंट 9, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव। यार तू हंस क्यों रहा है? ये बातें सीए के बाद किसी ने बतानी है? यानी कोई सीए के बाद तो नहीं ये क्लासें लेनी है, अब अभी मौका है ना, अभी बता दिए तो समझेगा तो सीए कर लेगा, एक बुलाएगा, आ जाओ यार जिंदगी कैसे बेहतर गुजारनी है इसके पे अब तुम्हारे बात करते हैं। मेरा नहीं खा रहा, हमें तो सिखाया कि आपने, शायद आपको सिखा दे, कोई सब्जेक्ट डाल दे। ये बड़े ज़रूरी सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट अफसोस डले नहीं हुए कहीं भी। पॉइंट 9, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव। ये कौन है एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव? और ऐसा तो देख आगे, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव, ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सीए। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अबव मे बी ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर। उसे कमिश्नर एक और इजाजत भी देगा कि सीए तुम नोटिस भेज सकते हो, क्या मंगवाने के लिए? इंफॉर्मेशन। और सीए तुम घरों में भी घुस सकते हो, टू एंटर इनटू प्रेमिसेस। तो जिस बंदे को ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वो ऑडिट ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए सीए को रखा जाएगा, और फिर सीए को 2 पावर्स भी दी जाएंगी। नंबर 1, वो नोटिस भेजेगा इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए, एंड नंबर 2, वो एंटर इनटू प्रेमिसेस भी हो सकेगा। जाहिर बात है बता के। ओके, अगला पॉइंट पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए, अब नहीं समझ आया तो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें, शायद समझ आ जाए। अच्छा, वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस द अकाउंट्स, द डॉक्यूमेंट्स, द रिकॉर्ड्स, द कमिश्नर मे प्रोसीड। कमिश्नर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ के चंडे मारेगा। कमिश्नर मे प्रोसीड to beat where a person failed to produce records, the commissioner may proceed to beat no to make a। ये बेस्ट जजमेंट ना थोड़ी जरा डिफरेंट है 122 से। 122 में तो आपने अपने रिकॉर्ड्स दिखा दिए थे जिसकी वजह से कमिश्नर ने आपके बारे में अपनी राय बदली, लेकिन बेस्ट जजमेंट है कमिश्नर को ना थोड़े से अंदाजे लगाने पड़ेंगे। क्यों अंदाजे लगाने पड़ेंगे? बेस्ट जज क्यों अंदाजे लगाने पड़ेंगे? आपने रिकॉर्ड ही नहीं दिखाए तो कमिश्नर अंदाजे ही लगा सकते हैं ना, यार माशाल्लाह इतना तो कारोबार है तुम्हारा, चमक रहा है कारोबार, बाहर से नजर आ रहा है तुम्हारा कारोबार, सब्ज लाइट तुमने लगाई हुई है, 50 दुकानें दूर नजर आ रही होती है वो लाइट, ऐसा आला तुम्हारा कारोबार है, बैंक में तुम्हारे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो तुम अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे तो मैं फिर क्या लगाऊंगा? अंदाजा। और अगर आपको लगे कि उसने अंदाजा बहुत ही लुट मचा दिया, अंदाजे में आसमानों पर पहुंच गया, तो फिर रिकॉर्ड दिखा दें। तो वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस द अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, the commissioner may proceed to make best judgment assessment, but please सेक्शन 121 हमें पढ़ने में 1 दिन लगेगा पूरा, तो मैंने तो हल्की सी कोशिश की है ताकि आपको याद रह जाए ये बात। सेक्शन 121 और 122 में क्या फ़र्क है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये कभी हम पढ़ेंगे। अगली बात ज़रा बता दें क्या है। एंड एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, और कमिश्नर जो आपके बारे में एज्यूम करके आया होगा उसका कोई फैक्ट नहीं होगा। एज्यूम क्या करके आया होगा? शायद इसने ऐसा किया हो, शायद ऐसा किया हो, उस एज्यूम्ड असेसमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगेन प्लीज ये बात सेक्शन 120 में पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल से तकरीबन 3 दिन में समझेंगे एज्यूम्ड असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट में क्या फर्क है। वो जो चैप्टर 15 है हमारा रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला, तो इसको जरा याद कर लें फिक्रे को भी फिलहाल। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस the accounts, the documents and the records, the commissioner may बढ़ आगे to make a best judgment, and assumed assessment shall have
नो लीगल इफेक्ट। अच्छा जी, ये जो 11 पॉइंट है ना, इसका सिर्फ 11 और 12 पढ़ना है, बाकी सारा ऊपर वाला उसने रिपीट किया हुआ है। और 11 और 12 बड़ा आसान सा है। स्पेशल ऑडिट, बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, बड़ी मछलियाँ, तो बड़ी मछलियों का कभी कभी ऑडिट होता है। तो बड़ी मछलियों को ऑडिट करने के लिए एक बनेगा स्पेशल ऑडिट पैनल। क्या बनेगा? स्पेशल ऑडिट पैनल। द बोर्ड में अपॉइंट एज मेनी एज स्पेशल ऑडिट पैनल्स, यानी 2-3 बंदों का पैनल अलग बन गया, जरदारी के घर भेज दो। 2-3 बंदों का पैनल अलग बन गया, मलिक रियाज के घर भेज दो। 2-3 बंदों का पैनल अलग बन गया, चलो जी नवाज शरीफ के घर भेज दो। तो द बोर्ड में अपॉइंट एज मेनी एज स्पेशल ऑडिट पैनल्स एज मे बी नेसेसरी। कम से कम इसमें कितने बंदे होंगे? 2। और 2 कौन से होंगे? अभी याद कर लें। एक ऑफिसर होगा, ऑफिसर आपको पता है चैप्टर 15 में हमने पढ़ा था, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, चैप्टर 15 में पढ़ा था। एक ऑफिसर होगा, एक सीए होगा, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। आमतौर पे इन 3 में से 2 बंदे ही होते हैं, ये चौथे पांचवें को नहीं बुलाना पड़ता। आमतौर पे इन 3 में से 2 बंदे होते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो 2 या 2 से ज्यादा बंदों का टीम बनेगी। ऐसा भी हो सकता है एक ये हो और 2 ही सीए हो, कुछ नहीं, उसमें भी अलाउड है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे हो। अगर मसला खतरनाक है तो फिर आप ऐसा करें कि आप कहें कोई बंदे ऐसे हैं जिनकी लंदन में प्रॉपर्टी है, अब हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर एक फॉरेन एक्सपर्ट को बुला लें। फिर फॉरेन एक्सपर्ट को बुला लें अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा। पाकिस्तानी सीए भी कह रहा है कि मेरे हाथ फूल रहे हैं, तो एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेन एक्सपर्ट और अ स्पेशलिस्ट एज डायरेक्टेड बाय बोर्ड। और अगर फिर भी बात काबू नहीं आ रही तो फिर आप फॉरेन एक्सपर्ट की जगह टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट को बुलाएं। ये इसका भी बाप है, इसकी तो एक्सपर्टाइज ही टैक्स ऑडिट है, तो फिर आप किसको बुलाएं? टैक्स। और फॉरेन एक्सपर्ट तो किसी और चीज में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं और टैक्स में भी, लेकिन ये जो टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट है ये तो स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का, इसको बुला लें। लेकिन ये बंदा आपको कहीं से मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको 2 इदारों को राब्ता करना पड़ेगा। आप किसी से प्रोग्राम तय करेंगे ऑडिट असिस्टेंस का, या आप इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे दुनिया में किसी के पास, या किसी और मुल्क के एफबीआर के पास जाएंगे, और टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये बंदा लेने के लिए बाजार में आपको नहीं घूमना पड़ेगा, ये बंदा लेने के लिए आप इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे। तो जबानी याद कर लें बस साथ साथ कि क्या क्या हो गया? ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉरेन एक्सपर्ट और टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट डिप्लॉयड, लगाया गया अंडर ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम। ये किस इदारे से आएगा? या इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन से आ जाएगा, या क्यों आएगा? टू कंडक्ट एन ऑडिट इंक्लूडिंग फोरेंसिक। फोरेंसिक ऑडिट वो होता है जिसमें फ्रॉड पकड़ना हो, फोरेंसिक ऑडिट वो होता है जिसमें फ्रॉड पकड़ना हो। टू कंडक्ट एन ऑडिट इंक्लूडिंग अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी पर्सन। स्कोप क्या होता है? स्कोप ऑफ ऑडिट, डेप्थ ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय बोर्ड ऑन केस टू केस बेसिस। ये उंगली नजर आ रही है आपको? कितनी जगहों पे है? 4 जगहों पे। किस पे नहीं है? ए पे नहीं है। इन चारों से माहिदा होगा कि तुमने सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, क्योंकि पॉइंट ए वाले से तो नौकरी के वक्त ही माहिदा हो गया होगा ना शायद, लेकिन इन चारों से, ये तो एफबीआर के एम्प्लॉइज है ना पॉइंट ए, इन चारों से माहिदा होगा तुमने इंफॉर्मेशन क्या रखनी है? कॉन्फिडेंशियल, किसी को नहीं बतानी। इफ अ मेंबर इज नॉट अ ऑफिसर तो फिर बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा ना। इफ अ मेंबर इज नॉट अ ऑफिसर, फिर वो कौन होगा? या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा। इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, द पर्सन शैल ओनली बी इंक्लूडेड एज अ मेंबर इन द पैनल। पैनल में उसको तब डालें इफ एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड। एग्रीमेंट किस चीज का? एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन द बोर्ड एंड द पर्सन। ये देखिएगा उंगली, बोर्ड सीए से माहिदा करेगा, बोर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से माहिदा करेगा, और बोर्ड फॉरेन एक्सपर्ट से माहिदा करेगा। लेकिन इस केस में बोर्ड ऑडिट एक्सपर्ट से माहिदा नहीं करेगा। इस केस में बोर्ड माहिदा करेगा इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेशनल टैक्स अथॉरिटी से। तो माहिदा होगा बोर्ड और पर्सन के दरमियान, कॉमा, या
बोर्ड और इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान या बोर्ड और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान। 12 से लेके 16 तक सिर्फ इस बंदे को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। किसको? ऑफिसर। 12 जरा पढ़ के देखें, आपको फील आ रहा है इसको प्रोटोकॉल दिया गया? इनमें से कोई हेड होगा ना, इनमें से कोई हेड होगा इनका। सीए की कोई और राय है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की कोई और राय है, ऑफिसर की कोई और राय है, तो हेड कौन करेगा फिर इनको? तो फिर चलेगी किसकी? अब्बू की, अम्मी की, या ऑफिसर की? ऑफिसर की। तो स्पेशल ऑडिट पैनल शैल बी हेडेड बाय चेयरमैन हु शैल बी एन ऑफिसर। ऑफिसर को प्रोटोकॉल दिया गया। पॉइंट 13 पढ़ के देखें, ऑफिसर को प्रोटोकॉल दिया गया, यानी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये तो वही लाइन है जो ऊपर पड़ी थी, पावर टू एंटर इनटू प्रेमिसेस एंड पावर टू ऑब्टेन फॉर कंडक्टिंग शैल बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर। ये पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? हाँ, किसी को डेलीगेट कर दे वो बनानी है, लेकिन मेन कौन एक्सरसाइज करेगा ये पावर? तो किसको फिर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? ऑफिसर को। पॉइंट 14 तो लिख लें, पॉइंट 10 है 100%। पॉइंट 10 याद कर लीजिएगा, 14 वही है। वेर अ पर्सन फेल टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल। इधर क्या लिखा हुआ था? कमिश्नर और सीए, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल। वेर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल, आगे अंग्रेजी वही है। एनी अकाउंट्स द कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक एंड assumes assessment shall have no legal effect। ओके, सबर का इम्तिहान खत्म हो रहा है, 3-4 लाइनें रहेगी बस। इफ एनी वन मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट, अच्छा ये पढ़ के तरफ बताएं किसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? पॉइंट 15 पढ़ के। अच्छा, अब जरा येलो में जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने वो पढ़ें। येलो वाला पढ़ के जरा मतलब बता दें क्या है? भाईजान जो सीए अभी लेट आ रहा है, जो सीए अभी क्लासें छोड़ रहा है, अगर उसको स्पेशल ऑडिट पैनल में बिठा दोगे तो उसकी तबीयत बदल जाती है? तबीयत नहीं बदलती लोगों की, अरसे लग जाते हैं, बहुत ही मुश्किल है तबीयत बदलना। तो अब वो सीए जब स्पेशल ऑडिट पैनल टीम में डाल देगा तो वो फोन करोगा, यार आज मैं जरा मूड नहीं है मेरा, तो फिर क्या करें? ऑडिट कंटिन्यू रखिए, कोई मसला नहीं। इफ एनी वन मेंबर इज एब्सेंट ऑडिट में कंटिन्यू। लेकिन अगर चेयरमैन ही एब्सेंट हो जाए, याद रखिएगा चेयरमैन कौन है? ऑफिसर है, तो फिर अगेन उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अगर चेयरमैन ही एब्सेंट हो जाए तो रोक दें ऑडिट। इफ एनी वन मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल इज एब्सेंट फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट, प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑडिट में कंटिन्यू एंड ऑडिट शैल नॉट बी इनवैलिड। इनवैलिड नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। एक एक्सेप्शन है, अदर देन चेयरमैन। अदर देन चेयरमैन का क्या मतलब है? अगर चेयरमैन एब्सेंट हो जाए तो फिर अंग्रेजी ऐसे बनेगी, इफ ही इज एब्सेंट देन ऑडिट में स्टॉप। लेकिन अगर वो है तो ऑडिट जारी रखें, कोई मसला नहीं। सीए नहीं आ रहा तो रहे अपने घर में, फिर डाले 4। पॉइंट 16 पढ़ के बताएं किसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? पॉइंट 16 को ना 15 के साथ मिला के पढ़ें। अब सीए भी नहीं छुट्टी कर ली, मिसाल के तौर पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने भी छुट्टी कर ली। अब वन मैन शो हो रहा है, कौन कर रहा होगा वन मैन शो? ऑफिसर। अब वो बेचारा अकेला लगा हुआ है, जो चेयरमैन भी है और काम भी कर रहा है। फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑफिसर, फिर वो जो हरकतें कर रहा होगा शैल बी परफॉर्म्ड एज हरकतें परफॉर्म बाय ऑल। अब समझ जाएगा वो सबके लिए हरकतें कर रहे हैं। अब ये नहीं एतराज किया जाएगा कि भाईजान हमारे तो पैनल आना था, पैनल में तो सुना था सीए ने भी आना है, तो सीए क्यों नहीं आ रहा? 2 दिन हो गए सीए नहीं आ रहा, पहले 4 दिन तो आया। तो नहीं, बस फिर जो अकेला लगा हुआ है वन मैन शो, उसी के ऊपर जो है फैसला सुना दें आप। फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑफिसर शैल बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीन परफॉर्म बाय होल पैनल। फिर अकेले का आना ही सबके लिए है। जैसे कुछ दिन होते हैं 4-5 बच्चे आ जाते हैं तो समझा जाता है सारे आ गए हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर आ गया बाकी सारे नहीं आए तो काम को चला ही रखें। बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड, मैनर एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर ऑफ वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। तरीका बता देगा कहां बैठेंगे, कौन बैठेंगे, किस टाइम बैठेंगे।
वो आ जा। अच्छा, अब हमारे सफ़ों के दरमियान में क्या रह गए हैं? डब्बे। डब्बों में कुछ ऐसा नहीं है, डब्बों में मैं बताऊंगा क्या है और उसको टैकल कैसे करना है। फिलहाल मुझे बता दें, डब्बों में ना .1 है एक पहले सफ़े पे शायद, और पहले सफ़े पे शायद .2 है, और डब्बों में जाकर कोई तीसरे चौथे सफ़े पे .3 है। डब्बों में लिखा हुआ है 1 2 3, और फिर 2 के आगे 1 2 3 4। चलें इसको अभी छोड़ दें, इधर देखें। एक जो बिजनेसमैन है, कुछ रिकॉर्ड्स उसने जनरली रखने हैं। जनरली का क्या मतलब है? ये सब बिजनेसमैन ने रखने हैं, सब बिजनेसमैन ने रखने हैं। कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनके तौर पे खास तौर पे कुछ बताना पड़ेगा, कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनके बारे में खास तौर पे बताना पड़ेगा, लेकिन इनमें कंपनीज नहीं होंगी, क्योंकि कंपनीज इधर ही कवर हो जाएंगी। और सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल की अदर सोर्स वालों की तो बात ही अलग होगी .3 में। .2 को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि कुछ बिजनेसमैन खास होंगे। उनमें कौन होंगे? एक होंगे नए टैक्स पेयर, ये खास बिजनेसमैन है। इसमें हम .2 का 1 लगाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। .2 का 1 लगाएंगे। कुछ नए टैक्स पेयर नहीं होंगे, पुराने होंगे, या वो चीजें खरीद के बेच रहे होंगे या चीजें बना के बेच रहे होंगे, और उनका साल का प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा या साल का प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा होगा। जिनका साल का प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा उनसे हम कुछ ज्यादा डेटा नहीं मांगेंगे। 2 के 1, 2 का 1, नए टैक्स पेयर से थोड़ा मोटा डेटा मांगेंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत डेटा मांग लेंगे, कुछ ज्यादा रिकॉर्ड्स उनसे नहीं मांगेंगे। लेकिन जिन दुकानदारों का माशाल्लाह प्रॉफिट साल का 5 लाख से, उनसे हम कुछ ज्यादा डेटा मांगेंगे, वो 2 के .2 की रोशनी में। अच्छा, चाहती। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर वो हैं जिनकी सेल 25 लाख से कम है। ये छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर नहीं, ये छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। ये कुछ समझ आ रही है? मैं जरा ट्राई करता हूं समझाने की। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी सेल 25 लाख से कम है और प्रॉफिट 5 लाख से कम है, वो यहां आएगा। सेल और प्रॉफिट में फर्क होता है ना। सेल का मतलब है कि खर्चे माइनस नहीं हुए, प्रॉफिट का मतलब है खर्चे माइनस हो गए। मिसाल के तौर पे सेल 25 लाख है और 22 लाख खर्चे हैं, तो फिर यहां 3 लाख आ जाएगा। तो फिर ये 25 लाख से कम सेल है और ये यहां फॉल कर जाएगा। अगर एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसकी सेल 22 लाख है और खर्चे सिर्फ 2 लाख हैं, लकीली 22 लाख सेल है, खर्चे 2 लाख हैं, तो 20 लाख प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट इसको इधर ले आएगा और इसकी बिजनेस इनकम किससे ज्यादा हो जाएगी? 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की। ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी सेल 25 लाख से कम है, 20-22 लाख, और प्रॉफिट बेचारों को नहीं बचा क्योंकि खर्चे ही बहुत ज्यादा थे। लेकिन कुछ लोग होंगे 20-22 लाख कमा रहे हैं, सेल होगी इनकी, लेकिन खर्चे कम होंगे, 3-4 लाख खर्चे होंगे, तो 20-21 लाख इनको बच गया, तो फिर तो माशाल्लाह इनका प्रॉफिट अच्छा खासा है। अब कौन से मैन्युफैक्चरर बच गए? जिनकी सेल 25 लाख से, उनका प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी सेल 25 लाख से, उनका प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। उनमें कोई दो कैटेगरीज नहीं, उन पे एक नया पॉइंट लगेगा, ये तो बहुत बड़ी मछली है, .2 का 4, इनका प्रॉफिट नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कमीशन एजेंट्स, इन पे एक अलग पॉइंट लगेगा 2 का 2, वो असल में यही वाला होगा। और इन द एंड मैं और आप बच गए प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, इन पे पॉइंट नंबर 2 का 3 लगेगा। तो ये इंशाल्लाह फिर अब कल पढ़ेंगे कि .2 में लिखा क्या हुआ है, 1 में लिखा क्या हुआ है, 3 में लिखा क्या हुआ है। ये काफ़ी है आज के लिए। फिलहाल इसकी तस्वीर खींच लें। नहीं, लिखने का टाइम तो नहीं दे रहा, आप किसी से कहो तस्वीर खींच ले, तो क्लास के बाद आप नोट कर लेना इससे। नहीं, ट्रेडर के लिए सेल की लिमिट नहीं है, ट्रेडर के लिए प्रॉफिट देखा जाएगा। क्लास के बाद इस क्लास में आ जाइएगा, इधर आके भी तस्वीर खींच सकते हैं आप।
ओके, अब सिर्फ आप डब्बों में 0.3 मुझे पढ़वा दें, 1-2 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वैसे मैंने 1-2 पढ़ाना था, 1-2 में भी 5-10 मिनट ही लगने हैं, लेकिन उस क्लास में बच्चों ने कहा यार, मैंने कहा ठीक है, असल में ईद आ रही है तो आप लोग आसानी से याद भी कर लेंगे। ये 0.3 आए, 0.3। अच्छा ये 0.3 ना कोई आपने घर में रट्टे नहीं मारना, ये 0.3 आपने इधर ही याद करना है, 0.3 आपने इधर ही याद करना है। पहले मैं सैलरी नहीं पढ़ा रहा, प्रॉपर्टी इनकम कोई बंदा कमा रहा है तो क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए, खुद ही सोचें। रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जो पैसे आ रहे हैं उसका सबूत होना चाहिए, जो पैसे जा रहे हैं, याद हो गया, अंग्रेजी में जरा याद कर लें। टेनेंसी एग्रीमेंट अगर की है, जुबानी भी तो कई दफा हो जाता ना। टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट अगर की है, ये तो हो गया पाया रिसीट, और ये खोया, पाए का डाटा और खोए का डाटा, और रेंट एग्रीमेंट, 3 चीजें याद होगी, कर लें जुबानी। नंबर 1 टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट, रसीद, इसको रसीद समझ के पढ़े, रसीद ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड एविडेंस ऑफ, अगली चीजें ना पढ़ें, ये आपने सेक्शन 15A में याद की नहीं है। प्रॉपर्टी के चैप्टर के खर्चों की डिटेल किसी को याद हो, इंश्योरेंस प्रीमियम था, लोकल रेट था, टैक्सेस थे, ग्राउंड रेंट था, इंटरेस्ट था, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्टिंग रेंट था, लीगल चार्जेस थे, कोई बैड डेट हो गया था, तो ये खर्चों का सबूत है। सेक्शन 15A वाली अंग्रेजी यहां चल जाएगी। ये एग्रीमेंट हो गया, ये पाया हो गया, ये खोया हो गया। सैलरी में तो पाया ही पाया सब, लेकिन खोया उस पर टैक्स होगा जो हुकूमत के पास पहुंच गया। तो आप एक सर्टिफिकेट बनवाएं अपने एम्प्लॉयर से, सैलरी सर्टिफिकेट, इसमें होगा क्या क्या वो खुद ही बता दें, सैलरी कितनी कमाई और उस पर टैक्स कितना कटा। कैपिटल गेन वाला, पाया खोया, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करते थे ना, कॉस्ट का एविडेंस होना चाहिए आपके पास और शेयर बेचने का एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स एंड एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। एक और चीज होती थी एविडेंस ऑफ खर्चे, खर्चे मेरे ख्याल से कमीशन वगैरह होते थे कैपिटल गेन में, अक्सर कमीशन वगैरह दिया होता था। तो कॉस्ट की डिटेल, कंसिडरेशन की डिटेल और कोई खर्चे हैं उनकी डिटेल, इसके आपके पास क्या होने चाहिए, एविडेंस। बोंगी बोंगी तो ये नहीं बोंगी मानी पेपर में, कॉस्ट कंसिडरेशन, चलो एविडेंस ऑफ कॉस्ट, एविडेंस ऑफ कंसिडरेशन पूरा लिखना है। अब अदर सोर्स के चैप्टर में आ जाए। जो बंदा डिविडेंड कमा रहा है उसके पास क्या होगा, कुछ सफा होगा डिविडेंड वारंट। जो ऑथर रॉयल्टी कमा रहा है, इंटरेस्ट इनकम, ये जो हमारी 2.5-3 घंटे की क्लास हुई थी, इसमें जो उस बंदे को इंटरेस्ट इनकम मिल रही थी उसमें इंटरेस्ट का रेट भी गिवन था, इंटरेस्ट पे जो टैक्स कटा वो भी था, और इंटरेस्ट पे जो ज़कात कटी वो भी थी। तो इन तीनों का डिटेल रख लें अपने पास। एविडेंस ऑफ डिटेल ऑफ इंटरेस्ट यील्डिंग डेट, यानी डिवेंचर होगा, हो सकता है आपके पास डिवेंचर खरीदे हो, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हो, प्रॉफिट यील्डिंग डेट डिवेंचर्स होते हैं। एविडेंस ऑफ डिटेल, एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एविडेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन। लाइक क्या मतलब, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट हो जाए आपके पास बैंक से कि बैंक मुझे बता दो मेरा कितना टैक्स कटा, बैंक से कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। लाइक का मतलब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। और अगर कोई ज़कात वगैरह पे आपका टैक्स कटा है, ज़कात कटी है, तो वो उसका भी एविडेंस बता दें। ये किसकी डिटेल हो गई, इंटरेस्ट इनकम। 5 पाए अदर सोर्स के चैप्टर में थे। ग्राउंड रेंट, कभी सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग का कराया था, लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद मशीनरी था, और कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 5 चीजें इनफ्लो के तौर पे थी किस चैप्टर में, इनका क्या सबूत रखें अपने पास, एग्रीमेंट और टर्मिनेशन एग्रीमेंट। अगर एनओटी और पेंशन मिल रही है तो, प्राइस बॉन्ड कमाया तो कितना कमाया, कितना टैक्स कटा। याद है एक बंदा पंखे पे जाके लगा था, अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसने इजाजत दे दी थी, जमीन कुदरती खजाने उगलने लगी थी, तो उसका एग्रीमेंट होगा हुकूमत से कि कितने पैसे देने हैं। ये सारी अदर सोर्स की चीजें थी। लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट। लोन था, एक एडवांस था, एक डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स था, और एक गिफ्ट था। अगर ये क्रॉस चेक में या बैंकिंग चैनल में मिला तो इसका सबूत आप दे दें ताकि आप बच जाएं, वरना तो कैश में मिला होगा मारे जाएंगे ना।
इसका सबूत आप दे दें। और जनरली हर किस्म के खर्चे का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, एवरी टाइप ऑफ डिडक्शन। तो 4, 5, 10 मिनट लगाएंगे, 2-3 दिन लगाएंगे, ये याद हो जाएंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। इट्स ओवर। अब आप मुझे ये 3 सवाल कर दें, क्वेश्चन 1, 2 और 5। क्वेश्चन 1, 2 और 5। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही जवाब दिया 1 का। अब 2 पढ़ लो। पहला सवाल क्या जी? अयूब इंडस्ट्रीज का ऑडिट हुआ है और मैनेजमेंट की राय है कि खाला पिछले साल भी आई थी, तो इस साल तो हमारी तरफ तो नहीं आना चाहिए था, कहीं और चलो। किसमें? नहीं, उसकी तो ऑडिट की शराइत अलग थी, वो आप मुझे ज़रा खोल के दिखाना सफ़ा, मैं वहाँ देख के आपको बता दूंगा। डिस्कस द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल गलत है। वही जो एक लाइन लिख के आएंगे, सेलेक्ट, 1 साल ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो गए तो दोबारा भी हो सकते हैं, बस वो एक लाइन थी, एक लाइन पूरी भी नहीं थी शायद, वो लिख के आएंगे और सिनेरियो से लिंक कर देंगे। सैलरी वाले ने क्या संभाल के रखना है, किसी को ज़बानी याद हो? सैलरी सर्टिफिकेट एक बंदे ने लफ्ज़ बोला है, ये अच्छा लफ्ज़ था, वो वहाँ लिखा था सैलरी सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर जो टैक्स कटा है और जो सैलरी कमाई है। प्रॉपर्टी वाले ने रेंट एग्रीमेंट, रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट और रिसीव्ड का डिटेल और खर्चों की डिटेल। और कैपिटल गेन वाले ने कॉस्ट की, कंसिडरेशन की और डिडक्शंस की, 3 चीजें थी। क्वेश्चन 5 ये लेटेस्ट एंड में आया। असल में ना कुछ बच्चों ने सोचा हुआ है कि हमने थ्योरी नहीं याद करनी, तो उनके लिए ये मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ जरा, कि देख लो पेपर में आ जाती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द सेक्टोरल, ऑल्सो एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कमिश्नर शैल डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर रेशियोज। एक तो पूछ रहे सेक्टर रेशियोज होती क्या, और दूसरा किस सूरत में सेक्टर रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। ये जरा दोनों बातें बताएं। अब 3 नंबर हैं। व्हाट आर सेक्टर रेशियोज? ये वाली 2 लाइनें आ जाएंगी, ये वाली 2 लाइनें आ जाएंगी, और उसके बाद ये वाली 3 आ जाएंगी। 3 से 4 दफा ना कम से कम आपको अगस्त में रिवीजन करनी पड़ेगी, तो चीज़ें इंशाल्लाह रिटेन रह जाती हैं। मैंने आपको अक्सर बताया 2 से 3 दिन में एक दफ़ा रिवाइज हो जाता है पेपर। आप लोग क्या करते हैं, हर बंदे की एक अपनी रूटीन होती है। मैं वैसे ऐसे करता था, अब आप लोगों की अपनी रूटीन होगी कि 5 दिन 5 दिन 5 दिन, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, तो 15 अगस्त तक मिसाल के तौर पे, या 16-17 अगस्त तक एक दफ़ा रिवीजन होगी। फिर उसके बाद 3 दिन 3 दिन 3 दिन, कितने दिन हो गए? 9 दिन। फिर 1 दिन 1 दिन 1 दिन, और फिर पेपर वाला 1 दिन 1 दिन 1 दिन। लेकिन कुछ लोग इस तरह नहीं करते, कुछ 5 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं करते, कुछ इस तरह करते हैं कि सुबह से दोपहर तक ये, दोपहर से शाम तक ये, शाम से रात तक ये। वो बोले कौन लोग हैं? तो तीनों को इकट्ठा चला रहे होते हैं। ठीक है, जो तीनों को इकट्ठा चला रहे होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन कई दफ़ा फिर काबू नहीं आती बात, और वो उनको बैठे बैठे 15-20 दिन गुजर जाते हैं तीनों को इकट्ठा चलाने के चक्कर में। कौन एक ही सब्जेक्ट को लेके पकड़ के उसकी जान ले लेते हैं। क्या बेहतर है? एक की जान ले लें, टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, हर बंदे का एक अपना होता है, मैं इसमें से दोनों मेथोडोलॉजी एक्सेप्टेबल हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली 3 दफ़ा रिवीजन हो जाती है। 20-25 दिन भी आपको मिल जाए तो 3 दफ़ा रिवीजन हो जाती है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और ये 2-2.5 दिन आप ईद के लगा देना, मैं तो कहता हूँ टैक्स पे ही लगा दें, तो ये इंशाल्लाह। बाकी फिर आगे भी। अच्छा जी, अब क्या करें, वो रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर कौन सा हमारा चल रहा था? 14 चल रहा था, नहीं 13, जिसको हमने ऐसे बीच में फिट कराया हुआ है। 13, चैप्टर 13 रिवाइज कर लेते हैं। ये ज़रा ये वाला और ये वाला पॉइंट पढ़ लें, ताकि मैं एक सवाल और कराने वो करा दूं। ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। ये हमने पिछली से पिछली क्लास में बनाई थी ना डायग्राम। रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम क्या हो जाती है? माफ। असूली तौर पे रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ होनी बनती नहीं है,
क्योंकि रेजिडेंट है ना 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में, इसकी जान लेनी चाहिए। लेकिन रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम कभी कभी क्या हो जाती है, माफ। इसमें तीसरा और चौथा पॉइंट, ऑल इनकम से क्या मुराद है, सैलरी भी माफ, बिजनेस भी माफ, कैपिटल गेन भी माफ, अदर सोर्स भी माफ, प्रॉपर्टी भी माफ, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिविडेंड, जो मर्जी इनकम कमा रहा है वो सब माफ हो जाएगी। याद आ रही है ये बात? अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स में फर्क कैसे पता चलेगा पेपर में? इन दोनों पॉइंट्स में फर्क कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये जो बंदा है ना, ये कई साल से बाहर था, पाकिस्तान वापस आ गया है। कई साल से बाहर था, पाकिस्तान वापस आ गया है। कई साल से बाहर गया हुआ था, जैसे वो अल्ताफ हुसैन भाई को बुला लें आप, ठीक है? तो कई साल से बाहर था, अब पाकिस्तान वापस आ गया। और भी को बता दें, वो अदनान समी खान भी शायद इंडिया गया हुआ है, कितने सालों से? कई सालों से। नवाज शरीफ को तो अभी इतने 4 साल से मुसलसल नॉन रेजिडेंट तो नहीं है। नवाज शरीफ को अगर अभी आप बुला भी लेंगे तो उसको इधर तो बेनिफिट नहीं दे सकेंगे उसको भी। तो बता दें, जो बंदे पाकिस्तान के थे लेकिन पाकिस्तान को बाय बाय करके चले गए और कई साल से बाहर हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से, और पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान नौकरी करने आ रहे हैं और अभी 3 साल से ज्यादा इनका स्टे नहीं हुआ। अगर चौथे साल भी ये रुक गए ना पाकिस्तान में, तो फिर भाईजान इनकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो 3 साल तक इनको हम प्रोटोकॉल देंगे। पाकिस्तान क्या करने आए हैं? नौकरी करने आए हैं। तो ना ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट असल में ना पेपर में हिंट दिया करेगा आपको। सवाल में ना कोई ऐसी लाइन लिखी होगी कि पाकिस्तान नौकरी कर रहा है वो बंदा, ये बात लिखी होगी, नौकरी कर रहा है। इधर आके ये बंदा जो मर्जी करे पाकिस्तान में, कौन है इसको पूछने वाला? तो पाकिस्तान से छोड़ के चला गया था, दिल चाह पाकिस्तान वापस आ जाए। जब ये पाकिस्तान का था और पाकिस्तान वापस आ रहा है, पहले बाहर चला गया हुआ था, पाकिस्तान वापस आ रहा है, और ये नौकरी करने कुछ अरसे के लिए आया पाकिस्तान, नौकरी करने के लिए कुछ अरसे के लिए आया हुआ है पाकिस्तान, और स्टे इसका 3 साल से अभी कम है। चलिए जी, अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन 4 कर दें, मैं जल्दी जल्दी मिटा दूं। ये ना 15, 16, 17 मैंने बना दिया है, आप जरा पढ़े दोनों सवाल। मैंने क्या क्या ढूंढे, सैलरी कमाने कौन आया, इस तरह का ढूंढे, वहां से आसानी हो जाएगी आपको। चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20 आज आपका होमवर्क है। चैप्टर 19 क्वेश्चन 20। हाथ पे ना लिखें, अगर हाथ पे लिखना तो फिर साथ वाले के माथे पे लिखें, जोर में वजू करेंगे मिट जाएगा। चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20। अच्छा, ये ना बड़ा मजे का पॉइंट है, इसने दोनों प्रोविजंस टेस्ट किए अलग अलग। पहले वाले बंदे के बारे में देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम्स फॉर 2017। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम्स फॉर 2017, नॉट 15, नॉट 16, ओनली 17। एक्सप्लेन द, बबलू किधर चले गए? एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम्स। पाकिस्तान इनकम्स का पूछ रहे, सिर्फ फॉरेन का। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम्स फॉर टैक्स ईयर 2017 अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। जोसेफ एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच है, इज वर्किंग इन पाकिस्तान। बस बात खत्म हो गई, नौकरी करने आया हुआ पाकिस्तान। इज वर्किंग इन पाकिस्तान, ज्यादा वर्क कर लिया। अच्छा, इज वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी करने आया हुआ है। जोसेफ कब के आए हुए हो?
कहते 20 जुलाई 14 को आया था, 20 जुलाई 14 को आया था, तो इसका मतलब है जोसेफ का स्टे अभी तो 3 साल पूरा नहीं हुआ। हाँ 2018 में भी अगर ये जोसेफ का जोसेफाना पान पाकिस्तान ही रहा तो फिर हम इसे कह देंगे अब आपको बेनिफिट नहीं देना, लेकिन 3 साल तक आपको इंशाल्लाह हम प्रोटोकॉल देंगे। तो बता दें अभी जिस वक्त मैं खड़ा हूँ 17 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूँ, तो क्या 17 के न्यूमेरिकल में जोसेफ को मैं फॉरेन इनकम्स माफ़ कर दूँ अगर शराइत पूरी हो जाए? तो जोसेफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान, सवाल 2017 का है और ये पाकिस्तान आया हुआ है 20 जुलाई 14 का। ड्यूरिंग 17 he earned foreign income from his business established in South Africa and brought 25% money in Pakistan। तो वो मसला हो गया कि 25% पैसा पाकिस्तान ले आया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी 75% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट, नहीं ये तो नहीं सैलरी कमाने आया, ये कहाँ, ये सैलरी कौन बोल रहा है? अगले पॉइंट में तो नहीं सैलरी। ही रिटर्न टू पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ के चला गया हुआ था, अब कहाँ वापस आ रहे हैं? पाकिस्तान वापस आ रहे हैं ऑन 15 जनवरी 2016। अच्छा एक और छोटी सी इंडिकेशन है, वो ना इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट में ना जरूर आपको बताएगा कितने साल से बाहर है। इस पॉइंट में मैंने क्या इंडिकेशन होगी कि सैलरी कमा रहा है आके, और इसमें ना जरूर बताया करेगा कितने साल से बाहर है, क्योंकि आपने फिर ही तो 4 साल वाला डिसीजन लेना है, वरना तो नहीं ले सकेंगे। तो इसमें ये इंडिकेशन है और इसमें सैलरी वाली इंडिकेशन। तो देखें इसमें बता रहे हैं कितने साल से बाहर है, 10 साल से बाहर है। 15 जनवरी 16, नई डायग्राम नहीं बना रहा मैं, इसी में फिट कर दूं। 15 जनवरी 16 ये वाला साल बनेगा, 15 जनवरी 16। 15 जनवरी 16 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years एंड हैज़ बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देन, तब से पाकिस्तान है। ड्यूरिंग 17 ही रिसीव्ड इतने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यही होगा जीबीपी, पता नहीं क्या होगा, बहरहाल बाहर की करेंसी है। एज रिटर्न इंटरेस्ट के तौर पे फ्रॉम इज इन्वेस्टमेंट लंदन, लंदन में इसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से इसे पैसे आ रहे हैं। तो इसे किस किस साल बेनिफिट देंगे? एक्सेलेंट, 16 और 17 में नहीं इसको बेनिफिट देना। 16 में तो पहले ही नॉन रेजिडेंट है, क्यों? 15 जनवरी को आए ना, तो कोई 15 जनवरी के बजाय अगर 1 जनवरी को आता ना तो फिर भी हमें दिन गिनने पड़ते। अगर 15 जनवरी को आए तो फिर तो दिन भी गिनने की जरूरत नहीं है, 5.5 महीने तो जितनी मर्जी जान लगा लें, 83 बन ही नहीं सकते। तो ये तो 16 में तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, इसकी तो फॉरेन इनकम चैप्टर 4 के तहत ही माफ है। सोच लें एक दफा, 16 में तो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है ना, ये दूसरे बंदे की बात कर रहा हूं अब मैं। 16 में तो सिरे से ही क्या है, नॉन रेजिडेंट। जब नॉन रेजिडेंट है तो फिर तो इसकी फॉरेन इनकम पे क्या कमेंट करना, नॉन रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम तो चैप्टर 4 ने ही माफ कर दी है। ये बात मेरी समझ आई है तो मैं आगे चलता हूं। तो 16 का तो सवाल डेटा भी नहीं दिया हुआ सवाल में, मैं तो ऐसे ही आपको तंग करने के लिए एक बात कर दी बीच में। ये तो बंदा सिरे से ही नॉन रेजिडेंट है। जब है नॉन रेजिडेंट तो चैप्टर 4 क्या कहता था? जो नॉन रेजिडेंट है, जो बाइडन है, मुरलीधरन है, नरेंद्र मोदी है, ये सारे लोग जो हैं ये नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट्स की तो फॉरेन इनकम को टच ही नहीं करना आपने, ये तो चैप्टर 4 का बेनिफिट था। मैं तो ये बता रहा हूं कि ये वाला चैप्टर क्या कहता है। ये चैप्टर कहता है जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल। तो 17 में भी ये बंदा रेजिडेंट होगा, 18 में भी रेजिडेंट होगा, तो यहां भी रेजिडेंट होगा, यहां भी रेजिडेंट होगा। लेकिन फिलहाल मुझे डेटा सिर्फ किस साल का दिया हुआ है? 17 का। तो पेपर में क्या लिख के आएंगे? वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान एंड केम बैक पाकिस्तान, और वो क्या था, ही वॉज आउटसाइड पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ consecutive 4 tax years, then his income will be exempt in the year in which he became resident and the following tax year। और अगले साल सिर्फ कौन सी इनकम, पाकिस्तान या फॉरेन? फॉरेन इनकम इसकी माफ होगी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था जिसमें दोनों किस्म की प्रोविजन टेस्ट हो रही थी। अच्छा एक और क्या कहते हैं चैप्टर, अब आपको होमवर्क में क्या दिया मैंने? चैप्टर 19 का क्वेश्चन 20। अच्छा इसमें ये बात आपको परेशान तो नहीं करेगी चैप्टर 19 के क्वेश्चन 20 में कि वो यूएई में काम कर रहा था 5 साल से और अब पाकिस्तान आ गया? तो ये वाला पॉइंट ज़रा सोच लीजिएगा क्या है। यूएई में काम कर रहा था 5 साल से, अब पाकिस्तान आ गया वो।
तो ज़रा सोच लीजिएगा इसका क्या करना है। ये पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट तो मैंने वो जो 3 घंटे वाली क्लास में ना डलवा दिया था, इसी को कॉपी पेस्ट करके डलवाया था। सेक्शन 62 के 2 टैक्स हैं, उनमें से सिर्फ कौन सा माफ कर दें? एक माफ कर दें। और इस सवाल में एक और पॉइंट था थोड़ा मुश्किल, वो था कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये भी मैंने 2.5 लाख वाली फिगर उठा के सवाल में आपको करवा दी है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि क्वेश्चन 20 आपका टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट तक मैच करना चाहिए, क्योंकि जो 2-3 टफ पॉइंट्स थे वो करवा दी हैं। कल आपको कोई अगला सवाल होमवर्क में मिलेगा। अच्छा, पिछली क्लास में क्या सवाल किया था? चैप्टर 19 किया था, चैप्टर 19 सॉरी क्वेश्चन 19 किया था ना, सुल्तान वाला, पार्ट टाइम सिंगर वाला। अच्छा, इसमें आपको याद था पार्ट टाइम सिंगर में हमने टैक्स डेप्रिसिएशन भी निकाली थी और टैक्स वालों का गेन लॉस भी निकाला था। लेकिन इस सवाल में एक मसला था जो मैंने जाते जाते बताया था, अगर आपको याद हो। एक्सेलेंट। यार असूली तौर पे ना प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन सवाल इतना कंजूस था, मक्खी चूस था, कि सवाल ने हमें नेट प्रॉफिट दे दिया था लेकिन अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन नहीं दी थी। सवाल इतने कंजूस नहीं होते। जैसे आप आज होमवर्क वाला सवाल करेंगे तो होमवर्क वाले सवाल के अंदर जो है वो आपको इंशाल्लाह अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन देगा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन देगा और वो कहेगा कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी हुई है। क्वेश्चन 20 जब आप करेंगे तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन तो सवाल को देनी चाहिए, लेकिन सवाल वाला अगर अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा और अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस नहीं दे रहा तो उसको हम उल्टा तो सकते नहीं, लेकिन हमने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का गेन लॉस निकाल लिया हुआ है। इस निकली हुई फिगर्स को इग्नोर कर दें, कुछ ना करके आए ना, तो इसलिए मजबूरन हमने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी और टैक्स वालों का गेन ऐड कर दिया था। और इसकी लॉजिक मैंने आपको ये दी थी कि शायद इस बंदे ने जो अकाउंटेंट रखा हो वो थोड़ा सा खर दिमाग था, उसको पता ही नहीं था कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस भी निकालनी होती हैं, उसको पता ही नहीं था कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस भी निकालना होता है। उसने सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें रिकॉर्ड की हुई थी और उसने बिजली के बिल रिकॉर्ड किए हुए थे, बाकी खर्चे शायद उसको पता ही नहीं था रिकॉर्ड करने भी होते हैं। तो ये वर्स्ट तरीन सवाल था ACAP की हिस्ट्री में, 8 साल पहले आया था, जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स एक्सेप्शन माइनस नहीं की जा रही थी बल्कि सिर्फ टैक्स एक्सेप्शन माइनस की जा रही थी। लेकिन ऐसी बोंगी उसके बाद ACAP ने कभी नहीं मारी। चलें जी, टेस्ट ले आए। टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? कितने नंबर हैं? टेस्ट 8 है, 18 मार्क्स आए हैं। कितने में से? चलो भाई बांटना शुरू करो। टेस्ट 24। ठीक है, ओवर।